हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है राइजिंग विद द विंड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा होने वाला है। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम जियांग है। ये एक बिल्डिंग की टॉप पर खड़ी होती है। ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है। ये इस बिल्डिंग से छलांग लगाने वाली होती है कि कोई इसको रोक लेता है। और अब हमें 3 महीने पहले का दिखाया जाता है। अब हमें इस ड्रामा का मेन दिखाया जाता है जिसका नाम शू है और ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है। FCR ग्रुप की एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जिसमें सब लोग शू का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद शू इस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है। यहाँ पे ये लोग FCR ग्रुप की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब शू शंघाई वापस जा रहा होता है। ये आदमी शू से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जहाँ पर भी होगे तुम कामयाब होगे और फिर शू इसको गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अब हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम जियांग है उसको दिखाया जाता है जो कि फ्री यूनियन ग्रुप के बॉस की बेटी है। यहाँ पर शू बैठा होता है। ये शू से कहती है कि मुझे चिकन चाहिए, वो भी 20 मिनट में, और पैसे और नोट इसके पास रखकर खुद यहाँ से चली जाती है। शू तो यहाँ पर जियांग के डैड से मिलने के लिए आया होता है। शू बाहर आता है और इसका असिस्टेंट गोंगली से पूछता है कि क्या तुम्हारी मुलाकात हो गई उनसे। शू गोंगली को जियांग के दिए हुए पैसे पकड़ाकर खुद गाड़ी के पास चला जाता है। जब गोंगली ये नोट पढ़ता है तो शू से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। शू कहता है कि एक शू फैक्ट्री जिसका स्टाइल और टेक्नोलॉजी 30 साल से नहीं बदले हैं और अभी तक ये कंपनी खत्म भी नहीं हुई है, तो ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। ये कहकर ये गाड़ी में बैठ जाता है। गोंगली कहने लगता है कि अगर हमारी मुलाकात मिस्टर जियांगचिशन से नहीं होगी तो हमें तेंग्यू वाला लैंड जो कि फ्री यूनियन ग्रुप की मलकियत है कभी नहीं मिलेगा। शू गोंगली से पूछता है कि जियांगचिशन का अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप कैसा है। गोंगली कहता है कि जियांगचिशन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है क्योंकि जियांगचिशन ने दोबारा शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसको डर है कि उसकी प्यारी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा। गोंगली कहता है कि अब तुम जियांगचिशन से नहीं मिल पा रहे तो तुम उसकी बेटी के साथ बात करना चाह रहे हो। शू कहता है कि ये काम भी कर सकता है। जियांग बाहर आती है तो इसको शू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता तो मैनेजर आकर जियांग से पूछता है कि क्या हुआ है। जियांग कहने लगती है कि मेरे डैड ने जो न्यू असिस्टेंट हायर किया है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। मैनेजर कहता है कि हमें तो अभी तक कोई भी सूटेबल असिस्टेंट मिला ही नहीं है। ये बात सुनकर जियांग यहाँ से चली जाती है। शू जैसे ही जियांग को जाते हुए देखता है तो शू गोंगली को इशारा करता है कि इसका पीछा करो। जियांग टेक्सटाइल सेंटर आती है और शू भी इसका पीछा कर रहा होता है। जियांग यहाँ पर शूज लेने के लिए आई होती है। वापस आते हुए इसकी टक्कर एक बूढ़ी औरत से हो जाती है जिसके कारण इसके शूज पर स्क्रैच आ जाता है। ये अपनी गाड़ी से दूसरे जूते निकाल कर पहनती है और ये शूज यहीं पर छोड़ जाती है क्योंकि जियांग बहुत ही प्राउड होती है। और अब इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होती है। इसका नाम जाओयांग है और ये एक आर्टिस्टिक डिजाइनर है। जाओयांग ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन में विन किया होता है और एयरपोर्ट पर मिस टैंग खुद इसको लेने के लिए आई होती है। जिस ब्रांड एनिडा में ये काम करती है उसकी ये सीनियर एग्जीक्यूटिव होती हैं। अब ये दोनों जियांग का पीछा करते एक जगह पर आ गए होते हैं। यहाँ पर पोस्टर्स लगे होते हैं कि आज फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। गोंगली कहता है कि ये लोग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए अपने सब्सिडायरी ब्रांड तेंग्यू क्यों आए हैं। शो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और अभी गोंगली को कहता है कि जाकर चेक करो कि पिछले चंद सालों में जियांगचिशन ने कौन सी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। जाओयांग कहती है कि आपको यह किसने दिया है कि आप मुझे बगैर बताए मेरे लिए कोई एड एक्सेप्ट कर ले। इसकी मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जाओयांग कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ। इसकी मॉम कहती है कि मैंने आधे से ज्यादा पैसे एक्सेप्ट कर लिए हैं, अगर अब तुम नहीं जाओगी तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें सारे पैसे उनको देने पड़ेंगे। इसकी मॉम इसको बैग पकड़ा कर कहती है कि अब तुम जाओ, लेट हो जाओगी, और जाओयांग को ना चाहते हुए भी अब जाना पड़ता है। जाओयांग तेंग्यू पहुँच गई होती है। जब ये फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप का नाम देखती है तो अपने बैग से एक मास्क निकाल लेती है। अब इस इवेंट की प्रिपरेशन हो रही होती है। यहाँ पर एक फेमस होस्ट जिसका नाम मोमो साकुरा है अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पर जाओयांग आ जाती है। मोमो अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ये कौन है तो ये कहती है कि ये शूज पर पेंट करती है लाइव स्ट्रीम के दौरान। यहाँ पर शू भी आ गया होता है जो जाओयांग को देख रहा होता है। जाओयांग कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम इस लाइव स्ट्रीम के अंदर प्रोडक्ट्स बेचने वाली हो। मैं ऐसी किसी भी लाइव स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनती जहाँ पर चीजें बेची जाती हैं। जाओयांग कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं इस तरह की लाइव स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन सकती जहाँ पर कस्टमर्स को धोखा दिया जाता है। मोमो को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि मेरी लाइव स्ट्रीम्स के लिए मेरे अपने रूल्स हैं। सभी लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं और फिर मोमो इसके फेस से मास्क हटा देती है। यहाँ पर सभी लोग इसकी तस्वीरें ले रहे होते हैं तो ये अपना चेहरा साइड में कर लेती है। ये देखने के बाद जियांग यहाँ पर आती है। मोमो जियांग से कहती है कि इसको रिप्लेस करो। जियांग कहती है कि अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम अपनी मर्जी से प्लान को चेंज नहीं कर सकती हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ये मास्क पहने या नहीं, तुम दोनों को इकट्ठे लाइव स्ट्रीम तो करनी होगी। मोमो कहती है कि मैं आज तक तुमसे ज्यादा रूट पार्टी ए से नहीं मिली हूँ। जियांग कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो तुम लाइव स्ट्रीम
कर लो या यहाँ से चली जाओ। मोमो कहती है कि मैं टॉप इन्फ्लुएंसर हूँ, तुम जानती भी हो कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो उसका असर लाइव स्ट्रीम और सेल्स पर क्या होगा। शिव बहुत गौर से जियांग को देख रहा होता है। मोमो कहती कि क्या तुम अभी किसी और को ढूंढ सकती हो। जियांग कहती कि मुझे नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जिसे रिप्लेस न किया जा सके। मोमो कहती कि देखते हैं। ये कहकर ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जियांग मास्क ज़ाओयिंग को देती और कहती है कि अब चूंकि वो यहाँ से चली गई है तो तुम भी जा सकती हो। ज़ाओयिंग गुस्से से अपना मास्क पकड़ती है और यहाँ से चली जाती है। अब जियांग माइक पकड़ती है और इन बाकी सब 50 इन्फ्लुएंसर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। जियांग कहती कि मुझे यकीन है ये वो परफॉर्मेंस है जो तुम लोग अचीव करना चाहते हो, लेकिन इस पल आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं तो मोमो की तरह टॉप इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरे पास उस तरह का मौका नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोमो ने मशहूर होने से पहले वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली थी जो आप सब ने मिस कर दी। आज मैं आप सबको वो मौका देती हूँ जो आपने कभी मिस कर दिया है। जो भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा वो अगला मोमो साकारू होगा। इसके साथ ही सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने काम पर लग जाते हैं। ये देखकर शू भी मुस्कुरा रहा होता है। अब हर जगह इंटरनेट पर ज़ाओयिंग और मोमो की लड़ाई वायरल हो गई होती है। बाहर आने के बाद शू ने भी ये न्यूज देख ली होती है। गोंगली और शू जब जा रहे होते हैं तो ये यहाँ पर जियांग और ज़ाओयिंग को देखते हैं। ज़ाओयिंग जियांग से कहती है कि तुमने मेरे लिए ये ट्रैप सेट किया था। तो जियांग कहने लगती है कि वो इन्फ्लुएंसर पेंटर जिसने आज तक कभी अपना फेस नहीं दिखाया था, आज जब लोगों पर तुम्हारा फेस रिवील हो गया तो तुम ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। ज़ाओयिंग कहती है कि तुमने मुझे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया है। जियांग कहती है कि मैंने डिजाइन कंपटीशन में तुम्हारी एंट्री देखी थी। तुम्हारा डिजाइन बहुत ही चाइनीज था जो कि एनिडा के स्टाइल को सूट नहीं करता। तुम तेंग्यू में आकर डिजाइनर बन सकती हो। ज़ाओयिंग कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदली हो, तुम अभी तक मगरूर और खुद पसंद हो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए तुमने कभी भी दूसरे लोगों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं किया। जियांग कहती कि मैंने तुम्हारे बारे में भी सोचा है। हम मिडिल और हाई स्कूल में 6 साल क्लासमेट्स रहे हैं। तुम मेरे काम करने के स्टाइल को अच्छी तरह जानती हो। एनिडा तुम्हें जितने भी पैसे दे रहा है, अगर तुम तेंग्यू में आकर काम करोगी तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। ज़ाओयिंग कहती कि मुझे नहीं पता कि तुम इतनी रूड क्यों हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हारे डैड का दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास पावरफुल डैड है, ये चीज इस बात की इजाजत देती है कि तुम अपनी मर्जी से दूसरों की जिंदगी को तबाह कर दो। जियांग कहती है कि 3 सालों से तुम एनिडा में असिस्टेंट डिजाइनर हो। अगर तुम इस बार अवार्ड जीत भी लो तो तुम चीफ डिजाइनर नहीं बनोगी। तुम्हारे सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? ज़ाओयिंग कहती है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने खुद कमाया है और तुम अपने डैड के बगैर कुछ भी नहीं हो। ये कहकर ज़ाओयिंग यहाँ से चली जाती है। शू अभी भी यहाँ पर खड़ा होकर जियांग को देख रहा होता है। जियांग पार्टी पर वापस आ गई होती है। मोमो जियांग को कंग्रेचुलेशंस कह रही होती है क्योंकि इनकी सेल्स 50 मिलियन से भी बढ़ गई होती है। जियांग कहती है कि तुम्हें भी कंग्रेचुलेशंस क्योंकि तुम्हारे वीबो अकाउंट के फॉलोअर्स 12 मिलियन से बढ़ गए हैं और ये प्लान इन दोनों ने मिलकर बनाया होता है। फिर जियांग डांस करने के बाद जब साइड में आकर बैठती है तो यहाँ पर शू आ जाता है। शू से कहते हैं कि हम पहले मिल चुके हैं। तो जियांग कहती है कि ये बहुत ही चीजी पिकअप लाइन है। तो शू फिर जियांग को इसका सारा प्लान बताता है जो आज इसने सेल्स को हासिल करने के लिए बनाया होता है। शू कहता है कि तुम एक्टिंग में काफी अच्छी हो। जियांग कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? शू कहता है कि मुझे आज रात तुम्हारा वक्त चाहिए। जियांग इसके पास जाती है और इसे कहती है कि क्या तुम मुझे डांस के लिए इनवाइट नहीं करोगे? तो फिर ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं और डांस के दौरान जियांग शू का नाम लेती है। शू कहते है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी पहचाना जाऊंगा। जियांग शू से कहती है कि तुम तेंग्यू का लैंड खरीदना चाहते हो। शू कहता है कि हम अब ऑफिशियली बात करते हैं। जियांग कहती कि मैं शर्त लगाती हूँ कि मेरे डैड तुम्हें ये जगह नहीं बेचेंगे। शू कहते कि तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे अपने डैड के पास लेकर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन शर्त क्या है? जियांग कहती है कि अगर मैं जीती तुम दोबारा कभी फिर मेरे सामने नहीं आओगे। और फिर ये शू को पीछे धक्का दे देती है और यहाँ बॉक्सेस से जो वॉल बनी होती है वो गिर जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जब ज़ाओयिंग घर आती है तो इसका मूड बहुत ही खराब होता है और ये अपनी मॉम को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अपने रूम में आने के बाद ज़ाओयिंग मिस्टर यान को कॉल करती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते। ये उनसे कह भी रही होती है कि मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, लेकिन वो कॉल बंद कर देते हैं। अब इसके पास यांग जियान आता है। ज़ाओयिंग के घर के साथ जो रेस्टोरेंट होता है ये उसका ऑनर होता है और ये इसे बाहर ले जाता है। ये दोनों बोट में होते हैं। यांग जियान इसको ऊपर आने के लिए कह रहा होता है तो ज़ाओयिंग को याद आने लगता है कि ये दोनों बचपन में भी सनराइज देखने के लिए यहाँ पर आया करते थे और आज भी ये दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। अगली सुबह शू जियांग की डैड की कंपनी के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है और कुछ देर बाद यहाँ पर शू जियांग की कार का दरवाजा खोलता है। जियांग कहती कि चलो चलते हैं और फिर ये वापस मुड़ती है। जियांग अपनी गाड़ी से शू की टाई निकाल कर इसको दिखाने लगती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।